संसद में एक बार फिर हमला होता है, घुसपैठ होती है और ये ऐसा पहली बार नहीं बल्कि दोबारा ऐसा हुआ है। Speech in the Indian Parliament has raised temperatures in the political circles. पार्लियामेंट हाउस में जो अगर एमपी सुरक्षित नहीं है, एमपी के ऊपर कुछ हो सकता है तो और देश की सुरक्षा की बात देश की सुरक्षा। In 2001, 5 terrorists armed with guns and suicide vests entered the old parliament building's premises. एविडेंस के साथ इस तरीके का छेड़छाड़ कैसे संभव है सर? क्या ये भी कानूनी तरीके से अगर इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें तो क्या बताएंगे आप? कोई भी चैनल ने अपनी कोई गाइडलाइंस नहीं बनाई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मीडिया किसी प्रकार से किसी अथॉरिटीज से उसको कंट्रोल किया जाता है तो ऐसी कोई बॉडी होनी चाहिए। है तो ठीक है, नहीं है तो वो बॉडी इनको गाइडलाइन बनाए, एसओपी बनाए कि ऐसे मामलों में मीडिया के लोगों को क्या क्या करना चाहिए। That loophole that gave them access to India's cradle views. Manoranjan, Sagar Sharma, Neelam, age 42 from Hisar, Amol Shinde, age 25 from Latur in Maharashtra. जैसे में कोई बात एक आई है कि ये आदमी ने ये बताया कि एक आदमी उसके साथ ये भी था, जैसे इसमें 5वां आदमी है, उसकी आइडेंटिटी अगर मीडिया में सबको पता लग जाएगी तो और ज्यादा दूर भाग जाएगा, पुलिस को उसकी पकड़ने में दिक्कत आएगी। तो ये सब किसी प्रकार से वो मान लो ऐसी बात है, किसी को पता लग गया कि मेरा नाम आ गया है तो उसके पास भी जो साक्ष्य है उनको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है वो। नमस्कार, लॉ स्ट्रीट जर्नल का हिंदी चैनल लॉ स्ट्रीट भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं शिप्रा शर्मा। संसद में एक बार फिर हमला होता है, घुसपैठ होती है और ये ऐसा पहली बार नहीं बल्कि दोबारा ऐसा हुआ है। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में जब ऐसा होता है तो आम जनता सोच में पड़ जाती है कि वो कितनी सुरक्षित है। आज हमारे साथ इस मुद्दे पे बात करने के लिए दिल्ली के पूर्व डीसीपी एल.एन. राव सर मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार शिप्रा जी। सर, बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ये कि लगातार इस तरीके से जब हमले होते हैं, घुसपैठ होती है, तो सवाल पुलिस पे तो खड़े होते ही हैं, साथ में क्या ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से देखा गया कि घर का भी भेदी होता है जो लंका ढहा देता है, क्या सारा दोष पुलिस को ही दिया जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सारा दोष पुलिस का नहीं है। देखिए, ये जो इंसिडेंट है मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ बता दूं। एक ये इसका डे बड़ा सिग्निफिकेंट है। 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट पे जैसे मोहम्मद के उग्रवादियों ने हमला किया था जिसमें वो 5 आदमी मारे गए थे, हमारे भी कुछ लोग शहीद हो गए थे, उनको हमने श्रद्धांजलि भी दी है। तो यहाँ पर ये वाला डे इसलिए सिग्निफिकेंट है, जिन्होंने भी ये किया है और जो भी लोग थे वो पकड़े गए हैं और 1-2 अभी फरार हैं। उनकी पूछताछ से ये पता चला है कि उन्होंने किस प्रकार से एक एमपी का रेफरेंस से एक पास बनवाया था और यहाँ पर पहुंचने के लिए एक ट्रेडिशन है, एसओपी है। उसमें यह कि कोई अगर एमपी रेफर करता है किसी आदमी को तो दर्शक दीर्घा एक बनी हुई है पार्लियामेंट, जहाँ पे हमारी लोकसभा जो पार्लियामेंट है उसके ऊपर एक ऐसी बालकनी टाइप होती है जिसमें लोग बैठकर देख सकते हैं कि क्या कार्रवाई नीचे हो रही है, उसको दर्शक दीर्घा कहते हैं। और वहाँ पे पीआईबी यानी कि पीआईबी के पासेज, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जो प्रेस के लोग हैं, उनके पास भी पासेज के आधार पर वो भी आकर कार्रवाई अपनी देखते हैं, जो कि एक रूटीन बात है। यहाँ पर जो बात कल जो हुई है वो एक ग्रुप ने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करके, मैं समझता हूँ कि एक प्रकार से उन्होंने एक साजिश के तहत वो एक एमपी का रेफरेंस लिया और उसके पास के आधार पर उन्होंने एंट्री की। और एंट्री करने के लिए मैं आपको बता दूं, पार्लियामेंट में सिक्योरिटी 3 लेयर्स होते हैं। दिल्ली पुलिस का जो जुम्मा है वो पार्लियामेंट के बाहर का होता है, जो आउटर बाउंड्री है उसके बाहर होता है दिल्ली पुलिस का जिम्मेवारी कि वहाँ सुरक्षा रहे। उसके बाद जो अंदर की सुरक्षा है वो पार्लियामेंट हाउस की अपनी सिक्योरिटी, जिसे वॉच एंड वार्ड भी कहते हैं, उनकी अपनी सिक्योरिटी भी होती है। उसके अलावा सीआरपीएफ के जवान वहाँ पे तैनात होते हैं। जैसे कि 13 दिसंबर 2001 को जब अटैक हुआ तो सीआरपी के लोगों ने उनको रिटेलिएट करके उनको मार गिराया था, उनके सीआरपी के आदमी और हमारे दिल्ली पुलिस के आदमी भी उसमें मारे गए थे। तो यहाँ पर ये सिक्योरिटी होती है। उसके बाद फिर अपनी वहां पर सर्चिंग फ्रिस्किंग के 3 पॉइंट्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी ऐसे जा सकता है, लेकिन सर्चिंग फ्रिस्किंग जो होती है वो तलाशी ली जाती है आदमी की, कोई ऐसी कोई अनऑथराइज चीज तो नहीं है। बेसिकली वो इस बात को टारगेट करते हैं, कोई वेपन तो अगर कोई नहीं लेके जा रहा है तो वहां पर मेटल डिटेक्टर्स भी होते हैं जो कि वेपन अगर कोई लेके जा रहा है उसको डिटेक्ट करते हैं। बट यहाँ पर मैं जहां तक समझता हूँ कि वो जो प्लास्टिक का कंटेनर था जिसमें वो गैस और वो जो रंग वाला जो बम बनाकर लेके गए थे, वो कहीं ये मालूम हुआ कि जूतों में छुपा कर लेके गए थे और इतना पतला था कि जूते में समा गया था। और वो एक प्रकार से प्लानिंग थी
कि टेरराइज करने के लिए एमपीज को ये बताने के लिए अपना ये कि हम ऐसा कर सकते हैं, जब ये एक प्रकार से सकते हैं कि रंग वाला बम डाल के उन्होंने दिखा सकते हैं कि कुछ भी हम कर सकते हैं। वही मैं कह रही हूँ सर, न सिर्फ एमपीज को ये दिखाया गया बल्कि उन आतंकवादियों को भी एक रास्ता दिखा दिया गया है कि हम कर सकते हैं तो कल को आप भी आ सकते हैं इसमें। यस, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि ये एक प्रकार से एक टेस्ट ड्राइव समझिए या एक प्रकार से सैंपल दिखाया है कि हम ऐसा कर सकते हैं, तो उग्रवादियों को भी ये पहचान हो सकती है कि वो भी इस प्रकार से जा सकते हैं। लेकिन उग्रवादी जाएंगे तो वो वेपन लेके जाएंगे, वेपन लेके जाना बड़ा वहां पे संभव बात नहीं है। लेकिन जैसा कि 13 दिसंबर 2001 को हुआ था, वो वेपन लेके आए थे लेकिन वो अंदर नहीं घुस पाए थे, बट यहाँ पर ये अंदर घुस पाए। वो इस वजह से घुस पाया कि उनका डिटेक्ट नहीं हो पाया प्लास्टिक का, और उनकी मंशा क्या थी वो भी नहीं मालूम हुई। तो ये वाली वजह से 2 आदमी अंदर पहुंच गए और उन्होंने जो भी कुछ किया वो सब आपकी पूरी दुनिया ने देखा है। और भारत सभी लोग इस बात से चिंतित हैं, जैसे आप समझते हैं कि और सभी लोग भी यही सोचते हैं कि पार्लियामेंट हाउस में जो अगर एमपी सुरक्षित नहीं है, एमपी के ऊपर कुछ हो सकता है, तो और देश की सुरक्षा की बात देश की सुरक्षा। बिल्कुल सर, आपने हमें बहुत विस्तार से बताया कि एक तरीके से अगर किसी आम व्यक्ति को अंदर तक जाना है तो किस किस प्रोसेस से उसे गुजरना होता है और क्यों वो लोग पकड़ में नहीं आए। हालांकि आपने ये कहा कि वो प्लास्टिक का मटेरियल था जिसके अंदर वो सामान लेकर गए। तकनीक इतना आगे बढ़ रही है कि जिस तरीके से इस तरीके की उसमें रंग था या उसमें धुआं था, तकनीक जिस तरीके से बदल रही है सर, ये मुश्किल नहीं है कि कल को प्लास्टिक में भी कुछ ऐसे पदार्थ लेकर अंदर जाया जा सके जो कि हार्मफुल होते हैं। दूसरा सवाल सर, अभी हमारे देश में लगातार चर्चा हो रही है सर, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, सब में बदलाव की और इस तरीके से बिल भी अमित शाह जी ने पास किया है इस पे। सर क्या लगता है आपको कि इसमें अब के जो हालात है एविडेंस एक्ट को अगर हम देखें तो किस तरीके की बदलाव की अब इसमें जरूरत आपको दिखती है? देखिए, जो एविडेंस एक्ट हमारा है ये बहुत पुराना है, अंग्रेजों के जमाने का है, और आईपीसी और सीआरपीसी भी बहुत पुराने ढर्रे से चल रही थी। उसमें बीच बीच में थोड़ा बहुत संशोधन हुआ था, लेकिन अभी जो मूल चूल संशोधन करने की जो प्लानिंग चल रही है, न्यू अमेंडमेंट आ रहे हैं हमारे जो लॉ में, क्रिमिनल लॉ में, उसमें तीनों को चेंज किया जा रहा है और हमारे आजकल की स्थिति के अनुसार से उसको किया जा रहा है। जैसे पुराने स्थिति के अनुसार से साक्ष्य जो नियम था उसको, जिसको एविडेंस एक्ट कहते हैं, उसमें पुराने बातों के आधार पर उसकी एविडेंस की वैल्यू थी। अभी हम आजकल के हालात, हमारे देश के हालात कितना डेवलपमेंट हो गया है, कितना डिजिटाइज हो गया है, उन हालात पर ये अभी चेंज करने की बात हो रही है। और ये अच्छी बात है, क्योंकि कब तक हम पुराने कानून के हिसाब से चलते रहेंगे। उस कानून में 1861 का जो आईपीसी बात है और 1873 की सीआरपीसी की बात है, वो वाली चीजें, और एविडेंस एक्ट 1608 का चल रहा है। तो ये इस प्रकार से ये चलना ठीक नहीं है। तो ये अभी मैं समझता हूँ कि जब इसमें आमूल चूल परिवर्तन किया जाएगा अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, इसमें उसी आधार पर इसको चेंज किया जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं इसमें समझ रहा हूँ कि स्पीडी ट्रायल की बात हो रही है, कि ट्रायल जल्दी से जल्दी खत्म हो। किस प्रकार से हमारे देश में जो कि पुराने कानून के हिसाब से एक बात केस सजा हो गया, फिर अपील, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट, ये सारे अपील के जो थे उनको थोड़ा सा कम किया जा रहा है। क्योंकि ये बात सही है कि हर आदमी को एक राइट है, लेकिन कितना राइट मिलेगा उसको। जैसे आपने देखा होगा निर्भया कांड में 7 साल के बाद, सजा होने के बाद भी 4 साल लग गए अपील के चक्कर में। उसको कम करने के लिए ये सारी चीज देखी जा रही है कि जो अपराधी अगर सजा हो गया तो उसको जल्द से जल्द वो सजा दिलाई जाए, ताकि बाकी जो लोग हैं, जो और देखने वाले हैं, उनको भी एक नजीर साबित हो कि ऐसे कोई अपराध करने वाले आदमी हैं तो वो बच नहीं पाएंगे, जल्दी सजा हो जाएंगे। ये एक सिद्धांत को लेते हुए, और दूसरा प्रोसीजर, क्रिमिनल प्रोसीजर जो हमारा सीआरपीसी का है, उसको भी चेंज किया जा रहा है कि किस प्रकार से कोर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन के बारे में, इन्वेस्टिगेशन को कितना जल्दी तैयार किया जाए। एफएसएल का बड़ा इंपॉर्टेंट है, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज का बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो ये सब चीजें मिलाकर एक नए कानून की तरफ हम जा रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। हमारे प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से कानून होने चाहिए, ना कि पुराने अंग्रेजों के जमाने कानून अभी हम उनको झेल रहे हैं। बड़े
आपने संभाला है सर डीसीपी पद, दिल्ली का एक बड़ा पद, और आज आप अगर ये आप बात बोल रहे हैं कि बहुत जरूरत है पुराने कानूनों को बदलने की, तो इसके अपने एक अलग मायने होते हैं। सर कानून के भी आप जानकार हैं, कानून की बहुत अच्छी समझ आप रखते हैं। अब कल का वाकया जो सारा देखा गया और समझा गया, इसमें वो लोग जो आए थे वो इस मंशा के साथ नहीं आए थे कि किसी को जान से मारा जाए, घुसपैठ उन्होंने किया है हालांकि, और जो कि काफी शर्मसार करने वाले जो पिक्चर निकल कर आई वो थी। आपको क्या लगता है सर, आतंकवाद की परिभाषा को जो बदले जाने की बात हो रही है, किस तरीके की सजा के अंतर्गत ये लोग आएंगे? देखिए शिल्पा जी, इनके इन लोगों पे जो पकड़े गए उन पे UAPA एक्ट लगाया है, अनलॉफुल असेंबली प्रिवेंशन एक्ट जो है वो बड़ा स्ट्रिंजेंट एक्शन है। पहले जो कानून था टाडा का, जो कि 1985 से शुरू हुआ था, और उसके बाद वो 1995 तक चला, टाडा टेररिस्ट एक्टिविटीज डिस्ट्रिब्यूटरी एक्ट था, उसको बदल के पोटा किया गया, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज किया गया, वो चला। और ये 2006 से ये कानून लगा है UAPA एक्ट, चीज वही है, नाम बदला है, थोड़ा बहुत उसमें प्रोविजंस बदले हैं। इसमें भी ये है कि कोई भी आदमी ऐसी जो अनलॉफुल असेंबली या अनलॉफुल एक्टिविटीज करता है किसी हमारे देश की प्रभुता और उसको खराब करने के लिए, या किसी प्रकार से टेरराइज करने के लिए कोई एक्टिविटीज करता है, उस पर ये UAPA एक्ट लगता है। और अच्छा, उन्होंने भी यही किया है कि इनकी हो सकता है कि किसी को जख्म करने या मारने की इंटेंशन नहीं हो, लेकिन टेरराइज करने की तो है, और टेरराइज हो गए, वो एक्ट तो पूरा हो गया किसी प्रकार से, क्योंकि जितने MP अंदर थे उनकी जो हालत थी वो देखने वाली थी, अफरा तफरी मची हुई थी, भाग रहे थे। और एक बात और भी है, कुछ हालांकि कुटाई भी मंत्रियों ने ही करी, हालांकि सर मंत्रियों ने ही करी, पकड़ लिया और पिटाई भी की। वो स्वाभाविक है, जो आदमी ऐसा काम करेगा तो आदमी स्वाभाविक तौर से पिटाई करने के लिए कोई करेगा, कोई बात नहीं, ये नेचुरल बात है, ये कोई इंटेंशन नहीं थी उसकी पिटाई करें, क्योंकि उसने गलत काम किया और वो पकड़ लिया, तो ऑब्वियसली उनको जो जिन MP ने पकड़ा था उनकी मैं तो दाद देता हूँ, क्योंकि उनको क्या मालूम इसके पास क्या और हो सकता है, जो आदमी इतना कर दिया वो अंदर, कुछ कोई रिस्क तो था ही, उसके पास कोई और चीज भी ऐसी हो सकती थी जो कि उसको मार सकता था, उन्होंने हिम्मत दिखाकर पकड़ लिया, अच्छी बात है, आई अप्रिशिएट देम। और उसके बाद टेरराइज करने का उनका मकसद था वो पूरा हो गया। नॉट ओनली MPs, इस दशक से पूरे इंडिया को टेरराइज उन्होंने कर दिया कि हम कुछ भी कर सकते हैं, और ये एक प्रकार से अपने आप को मीडिया में लाने के लिए भी उनका एक पर्पस था कि हम देखो क्या कर सकते हैं, कि उनका नाम छा गया, मतलब क्या कहते हैं कि बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा, तो वो वाली बात भी इसमें लागू होती है। लोगों ने अपने आप को, जैसे हमारे पुराने जो थे शहीद, उन्होंने जैसा किया था अंग्रेजों के खिलाफ, वही बात इन्होंने करने की कोशिश की है, ताकि इनका ये इंपॉर्टेंस अपनी करें। और ये प्लानिंग कहीं न कहीं कॉन्स्पिरेसी है, और किन लोगों की कॉन्स्पिरेसी, क्यों ने ऐसा किया, क्यों करवाया, ये सारी चीजें अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इनको इंटरोगेट करेंगे, और उसके बाद जो इसमें आउटकम निकलेगा वो सब पब्लिक को मालूम होगा। बिल्कुल सर, पब्लिक के सामने सब कुछ होगा, हर एक चीज होगी। मीडिया है, मीडिया पल पल की खबर रखता है, पल पल की नजर रखता है, सबसे पहले उस चीज को दिखाने की होड़ लगता है, और यही होड़ की जो एक तस्वीर मीडिया की निकल कर आई, आपने वो भी देखा होगा सर, जिस तरीके से जो एविडेंस था, जिस पदार्थ से हमला किया गया, जिस चीज से हमला किया गया, उस चीज को लेकर, उस वो जो एक ट्यूब था उसको लेकर जिस तरीके से मीडिया में भी घुसापैठ हुई और मारामारी हुई, ये आपने भी देखा सर। एक एविडेंस के साथ इस तरीके का छेड़छाड़ कैसे संभव है सर? क्या ये भी कानूनी तरीके से अगर इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें तो क्या बताएंगे आप हमें? जी, देखिए, कोई भी अपराध जहां पर होता है उसमें जो फिजिकल एविडेंस अवेलेबल होती है उसको कहीं टच नहीं करना चाहिए, और पुलिस की भी ये जिम्मेवारी है कि जो एरिया में एविडेंस जो है उस एरिया को कॉर्डन ऑफ करें, और कोई आदमी को, किसी को ये इजाजत नहीं है कि कोई, जैसे इसमें कंटेनर को लिए घूम रहे, टीवी में आपने सही कहा कि होड़ लगी होती है, ये होड़ वाली बात है, ये एविडेंस को डिस्ट्रॉय करती है। उसके ऊपर फिंगरप्रिंट थे, उन लोगों के थे, वो डिस्ट्रॉय हो गए, और लोगों के फिंगरप्रिंट आ गए। ये अब कनेक्ट करने में कि ये वही आदमी ने फेंका, इसमें दुविधा आ जाएगी। इसमें पुलिस की जिम्मेवारी थी कि एकदम पुलिस लेट आई, तब तक लोग कर चुके थे बात, फिर मीडिया तक ये कैसे पहुंचा, ये बड़ी बात है। मीडिया ने उसको बार बार टीवी पे यही दिखाया, कई चैनल्स में कि ये था, और जूता भी दिखाया कि जूता भी था, ये भी एक एविडेंस थी, जूता लेके आए वो भी एक एविडेंस थी। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार से एविडेंस के साथ छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है, और वो मीडिया को ऐसी होड़ से बचना चाहिए जो कि किसी की इन्वेस्टिगेशन, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को उसको हैम्पर करे। वो बात ठीक है, मीडिया को अपने तथ्य दिखाने जरूरी है, लेकिन इस प्रकार से जो फिजिकल एविडेंस, मौके पर शहादत जिसे कहते हैं, जो
साक्ष्य हैं, और ज्यादा प्योर हिंदी में साक्ष्य बोलते हैं, तो उनको कभी टच नहीं करना चाहिए। पुलिस भी कई बार यही कहती है, जैसा जिस प्रकार से है उसी को, जब तक फोटोग्राफ ना हो जाए, पुलिस उसको FSL के द्वारा चेक ना कर ले तब तक, और उसके बाद तो पुलिस के कब्जे में आ जाएंगे वो। और पुलिस के कब्जे से ये किस प्रकार से दिखाया गया, ये बड़ी सोचने वाली बात है। मीडिया के भी लोगों को समझना चाहिए कि जिम्मेवारी से वो काम करें, या अपनी होड़ ना लगाएं, ताकि हम कितने, देखो हम कितना सबसे आगे, सबसे तेज वाली बात जो है मीडिया में, वो मैं समझता हूँ कि वो किसी केस को खराब कर सकती है। तो ये चीज को ध्यान में रखते हुए केस की इन्वेस्टिगेशन और उसका वो इफेक्ट हो जाता है। जी जी बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने बहुत सही बात कही कि एविडेंस जो होता है, जो साक्ष्य होता है, उसके साथ अगर छेड़छाड़ होता है तो वो भी अपराध की श्रेणी में ही आता है। क्या लगता है सर, आखिरी सवाल आपसे, कि मीडिया को भी अब गाइडलाइन की जरूरत है? क्या मीडिया पे भी लगाम कसने की जरूरत है? क्या कोर्ट से इसलिए इसको लेकर कुछ ना कुछ अब एक ऑर्डर, एक गाइडलाइन लाने की जरूरत पड़नी चाहिए? देखिए, ये बिल्कुल आपका कंसर्न सही है, क्योंकि सर न्यूज चैनल तो कभी कोई गाइडलाइन नहीं बनाएंगे। न्यूज चैनल कभी कमाई के, TRP के, जी कोई भी चैनल ने अपनी कोई गाइडलाइंस नहीं बनाई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो मीडिया किसी प्रकार से किसी अथॉरिटी से उसको कंट्रोल किया जाता है, तो ऐसी कोई बॉडी होनी चाहिए। है तो ठीक है, नहीं है तो वो बॉडी इनको गाइडलाइन बनाए, SOP बनाए कि ऐसे मामलों में मीडिया के लोगों को क्या क्या करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, ताकि उनके ऊपर एक जिम्मेवारी रहे और उस गाइडलाइंस के हिसाब से उनको अपना काम करना चाहिए। ठीक है, मीडिया का काम है सच्चाई दिखाना, लेकिन सच्चाई दिखाने के साथ साथ ये नहीं है कि कोई जो साक्ष्य उनके साथ छेड़छाड़ हो जाए या उसके लिए होड़ लगाने में उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। ऐसी गाइडलाइंस होनी चाहिए। और भी इसके अलावा गाइडलाइंस होनी चाहिए कि जो इन्वेस्टिगेशन में बातें निकल कर आ रही हैं उनको भी ज्यादा पब्लिक ना करें, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं एक प्रकार से, जो मैं कहता हूँ, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की एक होड़ लगी हुई है कि कोई एक आदमी कहता है मैं ज्यादा इन्वेस्टिगेटर हूँ, मैं ज्यादा इन्वेस्टिगेशन, मैं जल्दी खबर लेके आया हूँ। वो खबर भी वो मीडिया के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, पब्लिक उसको सेंसिटाइज करते हैं वो लोग, लेकिन वो खबर अगर मान लो कोई इन्वेस्टिगेशन में कोई बात एक आई है कि ये आदमी ने ये बताया कि एक आदमी उसके साथ ये भी था, जैसे इसमें 5वां आदमी है, उसकी आइडेंटिटी अगर मीडिया में सबको पता लग जाएगी तो और ज्यादा दूर भाग जाएगा, पुलिस को उसकी पकड़ने में दिक्कत आएगी। तो ये सब, और किसी प्रकार से वो मान लो ऐसी बात है, किसी को पता लग गया कि मेरा नाम आ गया है, तो उसके पास भी जो साक्ष्य है उनको भी डिस्ट्रॉय कर सकता है वो। तो मैं समझता हूँ मीडिया हमारा एक चौथा स्तंभ बताया जाता है हमारे संविधान का, तो इसमें उनकी भी अपनी जिम्मेवारी है और वो जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। उस जिम्मेवारी के अंडर ही सबको काम करना चाहिए। नो डाउट वो अपना काम करें, लेकिन अपना काम करते हुए किसी और का काम खराब ना करें, ये उनको सोचना चाहिए। तो आपका कहना साफ है कि चौथा स्तंभ बाकी के 3 स्तंभों को ना हिला दे, इसलिए उसे भी मजबूत रहने की जरूरत है, अपनी गाइडलाइन तय करने की जरूरत है। बिल्कुल सर, आपने अपना बहुत बहुमूल्य समय हमें दिया, पूर्व DCP दिल्ली के, और सर का साफ मानना है कि जिस तरीके से सुरक्षा में चूक हुई, प्लास्टिक के अंदर वो पदार्थ था जिससे वो जाकर अंदर टेरर मचाना चाहते थे, इसलिए वो शायद इस स्कैनिंग के थ्रू नहीं पकड़े गए, वो अंदर निकल गए। साथ ही आपने ये भी हमें बताया कि किस तरीके से हमारे देश में जो पुराने कानून, अंग्रेजों के बनाए कानून चलते आ रहे हैं, उस पर बदलाव की जरूरत है। आपने इतना बड़ा पद संभाला है सर, और आपने ये बात खुद कही कि इस तरीके के कानून, जो काले कानून है, जो गलत कानून है, जिसको अभी तक देश ढोता हुआ चला रहा है, उसको बदलने की जरूरत है। साथ ही आपने ये भी बताया कि मीडिया को भी अब समझना होगा, अगर वो चौथा स्तंभ है तो वो अपने स्तंभ को अपने आप में मजबूत करे और ये समझे कि साक्ष्य, जो एविडेंस होता है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। सर एलन राव सर, आपने हमसे बात करी, अपना समय दिया और साथ ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे साथ साझा करी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।